नमस्ते सभी को। आज मैं ब्लॉक क्रेडिट का सेकंड पार्ट लेके आया हूँ, जो कि है वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट सर्विसेज फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी। तो इसमें मैंने दो एग्जांपल लिया है, जो कि मेरा सप्लायर है XYZ लिमिटेड और रेसिपिएंट है इन्फोसिस। दोनों ही जीएसटी में रजिस्टर्ड पर्सन है। तो इसमें जो सप्लायर है रेसिपिएंट के लिए एक लैंड एंड बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट कर रहा है। तो सबसे पहले हम लोग को समझना पड़ेगा कि वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट सर्विस का क्या मतलब है और कंस्ट्रक्शन का क्या मतलब है और इमूवेबल प्रॉपर्टी का क्या मतलब है। वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट का मतलब होता है कि मटेरियल एंड लेबर कॉन्ट्रैक्ट दोनों मिलके, और इमूवेबल प्रॉपर्टी का मतलब होता है लैंड एंड बिल्डिंग एंड प्लांट एंड मशीनरी। बट ब्लॉक क्रेडिट में प्लांट एंड मशीनरी को एक्सक्लूड किया गया है अगर वो प्लांट एंड मशीनरी का एलिजिबल डेफिनेशन में आता है, जो कि हम लोग बाद में डिस्कस करेगा कि प्लांट एंड मशीनरी किसको बोला जाता है। इसमें आप प्लांट एंड मशीनरी का मतलब आप सोच सकते हैं हैवी प्लांट एंड मशीनरी, जैसे बॉयलर ये सब होता है बड़ा बड़ा, इसको प्लांट एंड मशीनरी बोला जाता है, जो कि हैवी प्लांट एंड मशीनरी है। तो इसमें सप्लायर मेरा एग्जांपल में है XY लिमिटेड और रेसिपिएंट है इन्फोसिस, जो कि सप्लायर ने रेसिपिएंट को एक बिल्डिंग बनाने का कॉन्ट्रैक्ट मिला है सप्लायर को। तो जब सप्लायर रेसिपिएंट को इन्वॉइस देगा जीएसटी लगा के रेंट, तब रेसिपिएंट उसका आईटीसी ले सकेगा कि नहीं, इस पर हम लोग का डिस्कशन अभी चलेगा। तो सबसे पहले कंस्ट्रक्शन का मतलब तो जीएसटी में चार चीज़ को बोलता है। या तो आप कंस्ट्रक्शन एडिशन, नया बिल्डिंग, एक बिल्डिंग के ऊपर नया बिल्डिंग बना दिया, कंस्ट्रक्शन का मतलब होता है एडिशन। एक होता है रिनोवेशन और एक होता है रिपेयर और एक ऑल्टरेशन। अगर बुक्स में आपने कैपिटलाइज्ड किया है तब उसका आईटीसी आपको नहीं मिलता है। अगर बुक्स में आपने प्रॉफिट एंड लॉस में आपने डेबिट किया है तब उसका आईटीसी मिलता है। इसका मतलब होता है कि अगर आपका सप्लायर ने कुछ भी कंस्ट्रक्शन किया है तब आप रेसिपिएंट जो कि इन्फोसिस है, तब उसका आईटीसी ले सकेगा कि नहीं ले सकेगा, वो डिपेंड करेगा कि आपका बुक्स में जो अमाउंट ऑफ कंस्ट्रक्शन है वो आपने कैपिटलाइज्ड किया कि नहीं किया। अगर कैपिटलाइज्ड करता है तब आपको आईटीसी नहीं मिलेगा। अगर आपने कैपिटलाइज नहीं किया, प्रॉफिट एंड लॉस में डाला है, तब आपको उसका आईटीसी मिलेगा। फिर आता है कि पकड़ लीजिए कि जो मेन सप्लायर था उसने किसी दूसरे बंदे को सब कॉन्ट्रैक्टर में, सब कॉन्ट्रैक्टिंग में दे दिया। तो जो दूसरा बंदा है सब कॉन्ट्रैक्टर, जब सब कॉन्ट्रैक्टर ये कॉन्ट्रैक्टर को बिल देगा जीएसटी लगा के, तब जो हम लोग का ये कॉन्ट्रैक्टर है जिसमें मैंने अभी सर्किल किया है, इसको उसका आईटीसी मिल जाएगा, ये एलिजिबल होगा। बट जो सप्लायर जब रेसिपिएंट को इनवॉइस में जीएसटी लगा के बिल देगा, तब उसका आईटीसी उसको नहीं मिलेगा अगर उसका काम वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट सर्विस फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी होता है। और इमूवेबल प्रॉपर्टी में भी ध्यान रखना पड़ेगा कि लैंड एंड बिल्डिंग का आईटीसी नहीं मिलेगा, बट प्लांट एंड मशीनरी का आईटीसी मिल जाएगा अगर वो एलिजिबल डेफिनेशन में गिरता है प्लांट एंड मशीनरी का। और लैंड एंड मशीनरी में भी ध्यान रखना है कि अगर आपने लैंड एंड मशीनरी में, लैंड एंड बिल्डिंग में जो कंस्ट्रक्शन किया है वो आपने अगर बुक्स में कैपिटलाइज्ड किया है तो उसका आईटीसी नहीं मिलेगा। अगर कैपिटलाइज नहीं किया है उसका आईटीसी मिलेगा। तो अभी हम लोग को समझना पड़ेगा कि प्लांट एंड मशीनरी किसको बोलता है जीएसटी में। तो जीएसटी में प्लांट एंड मशीनरी जिस पर आपको आईटीसी मिल जाएगा, उसका डेफिनेशन हम लोग देख रहे हैं। तो डेफिनेशन ऑफ प्लांट एंड मशीनरी में ये तीन चीज़ आता है। एपरेचर्स, जिसका मतलब सेट ऑफ इक्विपमेंट होता है। फिर इक्विपमेंट और मशीनरी जो फिक्स टू अर्थ, मतलब आपका ज़मीन पर अटैच होता है किसी भी तरह से, बाय फाउंडेशन करके या कोई स्ट्रक्चरल सपोर्ट में। जैसे आपका पिलर, एक पिलर बना के उसके ऊपर आपने हैवी मशीन लगा दिया। तो बोलता है डेफिनेशन ऑफ प्लांट एंड मशीनरी में एपरेचर्स आता है, इक्विपमेंट आता है, मशीनरी आता है, जो कि ज़मीन के साथ फिक्स्ड होता है किसी भी फाउंडेशन और स्ट्रक्चरल सपोर्ट से। एंड इंक्लूड्स, इसमें इंक्लूड भी होता है सच फाउंडेशन एंड स्ट्रक्चरल सपोर्ट। इसका मतलब होता है कि सपोज मिस्टर ए से आपने कॉन्ट्रैक्ट किया कि एक मशीनरी बनाने के लिए जो कि फिक्स टू अर्थ होना चाहिए। तो मिस्टर
ए से आपने कॉन्ट्रैक्ट किया कि मशीनरी देने का, तो तो जो आप हैं मिस्टर बी, तो आपको जो मशीनरी जो मिस्टर ए देगा तो उस पर जो बिल में जो जीएसटी लग के आएगा उसका क्रेडिट आपको मिल जाएगा। वही आपने मिस्टर बी से भी एक सिमिलर कॉन्ट्रैक्ट किया कि मशीनरी के लिए फाउंडेशन बना के दीजिए। तो जो फाउंडेशन जो मशीनरी के लिए बना के दिया, ये तो फाउंडेशन तो मशीनरी को, ये तो मशीनरी नहीं है, फिर भी इसको आईटीसी मिल जाएगा क्योंकि ये प्लांट एंड मशीनरी का डेफिनेशन में बोला गया। प्लांट एंड मशीनरी में ये 3 चीज़ तो आएगा ही, प्लस फाउंडेशन जो बनाएगा मशीनरी के लिए वो भी इंक्लूड है, इसलिए दोनों का ही आईटीसी आपको मिल जाएगा। बट प्लांट एंड मशीनरी में कुछ चीज़ एक्सक्लूड किया है, जिसमें आपको 3 चीज़ एक्सक्लूड किया गया। सबसे पहले लैंड एंड बिल्डिंग, ये तो कॉमन है कि लैंड एंड बिल्डिंग प्लांट एंड मशीनरी नहीं है क्योंकि अलग से ये इमूवेबल प्रॉपर्टी माना जाता है। और एक होता है टेलीकम्युनिकेशन टावर, और एक होता है पाइपलाइन लेड आउटसाइड द फैक्ट्री प्रीमाइसेस। पाइपलाइन लेड आउटसाइड द फैक्ट्री प्रीमाइसेस का मतलब होता है जैसे आपका ओएनजीसी हो गया, जिस वो किसी को कॉन्ट्रैक्ट दिया कि पाइपलाइन बिछा देने के लिए इंडिया में अपना ऑयल सब जगह पहुंचाने के लिए, तो जिसको वो कॉन्ट्रैक्ट दिया पाइपलाइन बिछाने का, तो जो सप्लायर है जो इसको कॉन्ट्रैक्ट फुलफ़िल करेगा, तो सप्लायर जब ओएनजीसी को बिल देगा, जीएसटी लगा के बिल देगा, तो ओएनजीसी वो जीएसटी का क्रेडिट लेने नहीं सकेगा क्योंकि वो पाइपलाइन आउटसाइड द फैक्ट्री प्रीमाइसेस बैठाया है। तो इसका ऊपर हम लोग का 17(5)(c) आता है। फिर आता है, कोई सोचेगा कि जैसे पकड़ लीजिए रेसिपिएंट हम लोग का एग्जांपल में इन्फोसिस है, तो वो सोच रहा है कि हम वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट सर्विस ना करें, अलग अलग से करें, क्योंकि वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट सर्विस में तो मटेरियल एंड लेबर कॉन्ट्रैक्ट दोनों मिलके होता है। तो वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट नहीं करके कोई सोच रहा है कि मटेरियल अलग से कॉन्ट्रैक्ट कर ले और लेबर कॉन्ट्रैक्ट दूसरा से कर ले, तब आपको 17(5)(d) में आना पड़ेगा, जो कि बोलता है अगर अलग से भी कोई मटेरियल लाता है, जो मटेरियल लाने में जो बिलिंग में जो जीएसटी लग के आया है उसका भी इसको क्रेडिट नहीं मिलेगा। अगर कोई अलग से लेबर कॉन्ट्रैक्ट करता है तब जो बिल में जीएसटी लग के आएगा उसका भी उसको कॉन्ट्रैक्ट नहीं मिलेगा। इस पर हम लोग डिटेल में देखता है 17(5)(d), जो कि बोलता है आपने अगर अपने घर के लिए कुछ भी गुड्स या सर्विस प्रोक्योर किया है किसी रजिस्टर्ड पर्सन से, तब रजिस्टर्ड पर्सन जो आपको बिल देगा उस पर जीएसटी लग के जो आएगा उसका आपको इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं मिलेगा अगर वो कंस्ट्रक्शन ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी के लिए है, अगर अदर देन प्लांट एंड मशीनरी। अगर प्लांट एंड मशीनरी तो इमूवेबल प्रॉपर्टी नहीं माना गया है ब्लॉक क्रेडिट के लिए, इसलिए आपको इसका क्रेडिट मिल जाएगा। पकड़ लीजिए, और एक एग्जांपल देता है इसमें कि एक सप्लायर है जिसका बिजनेस ही है कंस्ट्रक्शन करना, और एक सप्लायर है उसका भी बिजनेस है कंस्ट्रक्शन करना। तो इसमें क्या होता है कि जैसे मिस्टर ए सप्लायर है, मिस्टर बी रेसिपिएंट है, दोनों का बिजनेस ही कंस्ट्रक्शन ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी है। अगर मिस्टर बी ने मिस्टर ए से कुछ सप्लाई लिया है जो कि है खुद का ऑफिस बनाने के लिए, जैसे मटेरियल मिस्टर ए से प्रोक्योर किया है, तब जो मिस्टर ए जब मिस्टर बी को बिल देगा तब वो बिल में जीएसटी लग के जो आएगा मिस्टर बी उसका क्रेडिट नहीं ले सकेगा। तो इस पर हम लोग का 17(5)(d) आता है। तो 17(5)(c) और 17(5)(d) में मेन डिफरेंस ये है कि 17(5)(c) बोलता है वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट और 17(5)(d) बोलता है अगर वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट के अलावा अगर सेपरेटली मटेरियल भी खरीदता है या लेबर भी खरीदता है किसी से भी, तो उसका क्रेडिट ब्लॉक है 17(5)(d) में। तो ये मेन डिफरेंस है।